गुरुकुल कुरुक्षेत्र प्राकृतिक कृषि फार्म पर महामहिम राज्यपाल गुजरात आचार्य श्री देवव्रत जी का जो 180 एकड़ का यह फार्म है, इसके पीछे बहुत बड़ा शोध है। और इससे पहले यहाँ पर जिस तरह की खेती होती थी, उससे जो धरती का स्वास्थ्य खराब हुआ था, तब से लेकर आज जो वर्तमान स्थिति में इसका जो स्वास्थ्य की स्थिति है, इसके पीछे हमारे वैज्ञानिक कहिए या माइक्रोबायोलॉजिस्ट हमारे सर श्री बलजीत सारंग जी हमारे साथ हैं। सर, बेसिकली आज की युवा जनरेशन को या जो भी टेक्निकल फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं लोग, हर चीज़ ग्लोबल वार्मिंग से में सुधार हो, मतलब ग्लोबल वार्मिंग से हम बचा जा सके दुनिया को, इस विषय पर बहुत ज़्यादा शोध होता है जी। आपने एज अ साइंटिस्ट, यहाँ पर मेरे दो सवाल हैं। एक तो प्राकृतिक कृषि में जीवाणुओं का क्या रोल है, उनके बारे में, और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग प्राकृतिक खेती के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग के लिए कैसे ये प्रभावित करती है या लाभकारी है उससे बचने के लिए। केपी सिंह जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। जो प्राकृतिक खेती है हमारी, ये खेती है जीवाणुओं की खेती। प्राकृतिक खेती को जीवाणुओं की खेती क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सारा का सारा जो रोल है वो जीवाणुओं का है। बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग जो चलती है वो जीवाणुओं से चलती है। और बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग का मतलब ये है कि पोषक तत्वों का चक्र, अगर चक्र सही चलता रहेगा तो हमारी फसलें भी अच्छी होंगी और खेती है वो भी अच्छी होगी। जो जीवाणु हैं, अगर आप देखें तो जैसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये जीवाणु करते हैं। बायोसर्फेक्टेंट प्रोडक्शन है, ये जीवाणु करते हैं। ACC डीएमिनेज है, साइडेरोफोर प्रोडक्शन है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन है। जितनी भी प्रॉपर्टीज, जितनी भी प्रोसेसेस इसके अंदर चलनी चाहिए जो खेती के अंदर, प्राकृतिक खेती में वो जीवाणुओं से ही चलती हैं। जीवाणुओं को अगर हम प्राकृतिक एनवायरनमेंट देते हैं, माइक्रो क्लाइमेट देते हैं, तो वो अपना काम करते हैं। और प्राकृतिक खेती आप देखते हैं कि एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाती है। तो ये है प्राकृतिक खेती में जीवाणुओं के उपयोग। इसके साथ साथ जब ग्लोबल वार्मिंग की आप कॉन्सेप्ट आता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, चाहे मीथेन की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, जितनी गैसेज रिलीज होंगी इन्वायरमेंट के अंदर जाएंगी। एक तो हमारा जो हमारा ऑर्गेनिक कंटेंट है ये गैसेज फॉर्म में निकल जाता है, फर्टिलिटी लॉस्ट हो जाती है। लेकिन जब आप प्राकृतिक खेती कर रहे हो तो कोई भी जो गैसेज इन्वायरमेंट है ऐसा नहीं बनता। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होती है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और जितने भी जैसे मिथेनोजन्स हैं, अगर वो मिथेन जनरेट भी करेंगे तो मिथेनोट्रोफ की भी लेयर है, क्योंकि हम वापसा क्रिएशन में जा रहे हैं। मिथेनोजन अपना जनरेट कर रहे हैं और ट्रोफ है उसको यूज कर रहे हैं। जितनी भी गैसियस फॉर्म है उनको पकड़ के दोबारा उसके अंदर फिक्स करना, ये जीवाणुओं का काम है। तो ग्लोबल वार्मिंग है, वो ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। उसके मिटिगेशन के लिए ये जो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है हमारी, जो नेचुरल फार्मिंग है, इसको हम फॉलो करते हैं तो हम उसकी तरफ जा सकते हैं। सर, ये हीट स्ट्रेस जो फसलों में देखा जा रहा है, अभी मैं एक चैनल डिबेट में भी था जब गेहूं के उत्पादन में कमी आई जी। तो हीट स्ट्रेस बाकी पद्धतियों के अलावा और प्राकृतिक खेती में हीट स्ट्रेस का क्या प्रभाव रहता है? और दरअसल पराली वाला जो मुद्दा आता है, जी, मल्चिंग है या केंचुए के लिए जो एक वातावरण खड़ा किया जाता है प्राकृतिक कृषि में, थोड़ा सा इस विषय में जी जी, आपने बहुत बढ़िया बातें बताई। सबसे पहले हम बात करेंगे हीट स्ट्रेस की। बेसिकली हीट स्ट्रेस जैसे ही प्लांट पे आती है तो जब हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो उसके साथ माइक्रोब्स हैं, चाहे वो फाइलोस्फीयर में है पत्तों के साथ, वो तने के साथ हैं, जड़ के साथ हैं। तो ये प्लांट की डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हीट शॉक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं और हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं और जो प्लांट की जो अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाते हैं। और जैसे हीट स्ट्रेस आएगी प्लांट लोनली फील नहीं करेगा। तो अगर राइजोस्फीयर अच्छा है, माइक्रोब्स अच्छे हैं, तो हमारा पौधा है उसका स्वास्थ्य अच्छा है। उधर देखिए, अगर केमिकल से, पेस्टिसाइड से हमने इन जीवों को मार दिया तो जैसे स्ट्रेस आएगी तो पौधे के ऊपर तनाव बढ़ेगा, लोनली फील करेगा और या तो अर्ली मैच्योरिटी आएगी या डेथ हो जाएगी। तो ये हीट स्ट्रेस से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है प्राकृतिक खेती करना, जिसके अंदर जो जीवाणुओं की खेती है, जीवाणु पौधे की हेल्प करते हैं, जीवाणु पौधे के दोस्त हैं। उधर हम बात करते हैं जो पराली जलाने की है, आपका बड़ा अच्छा वाजिब क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, जैसे हम जला देते हैं, एक तो हमारा इतना ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको हमने वेस्ट कर दिया, साथ ही उसके साथ जितना माइक्रोफ्लोरा था वो जल गया, छोटे जीव हैं वो जल गए, जो उनको काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर पाएंगे।
इधर अगर हम मल्चिंग करते हैं या इनकॉर्पोरेशन करते हैं, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्लो रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, वो जो कंटेंट है, जो अवशेष है जिनको हमने मिलाया है, इनकॉर्पोरेट किया है, वो धीरे धीरे गलेंगे, उनको गलाएंगे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको एज ए सबस्ट्रेट यूज करेंगे हमारे माइक्रोब्स, फ्लोरा, फाना, अर्थवॉर्म्स, तो उससे कंटेंट भी अच्छा रहेगा और पौधे की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी आएगी। तो अल्टीमेटली दोनों कॉन्सेप्ट हमारे पूरे हो गए, एक मल्चिंग हुआ, इधर वीड कम हुई, दूसरा न्यूट्रिएंट कंटेंट है, एड ऑन हो गया, तीसरा माइक्रोबियल फ्लोरा है, बायोडाइवर्सिटी है, वो अच्छी हुई, तो ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ है वो बड़ी अच्छी होती है। सर मेरा अंतिम 2 प्रश्न हैं। पहला तो इसमें देसी गाय का ही गोबर क्यों इस्तेमाल होता है? दूसरा, वर्तमान में जो सरकार राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को आगे बढ़ा रही है, इसको जन आंदोलन का रूप देने के लिए, इसमें जो मॉडर्न विद्यार्थी हैं, जो साइंस के विद्यार्थी हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे कि प्राकृतिक खेती से में कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं? बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। सबसे पहले बात यह है कि गाय के अंदर इतनी क्वालिटीज हैं, दैट्स वाई हम गाय को अपनी माता कहते हैं। जिसको हमने माँ कह दिया, इसका मतलब वो परिपूर्ण है, सारी क्वालिटीज उसके अंदर हैं। अगर गाय का आप गौमूत्र देखेंगे, गाय का हम काऊ डंग देखेंगे, गाय का गोबर देखेंगे, उसके अंदर इतने अच्छे मेटाबोलाइट्स, उसके अंदर माइक्रोबियल फ्लोरा आप देखेंगे, वो गजब का है, क्योंकि वो लोकल है। लोकल का मतलब ये है कि फुली अडेप्टेड, कि इस एनवायरनमेंट में उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। इस एनवायरनमेंट के अंदर जितने पौधे हैं, जितना फोडर है, जो अवेलेबिलिटी है, सबको वो डाइजेस्ट कर सकती है। उसका आप ह्यूमन सिस्टम देखिए, बहुत बढ़िया है। तो ओवरऑल अगर आप माइक्रोबियल स्टडीज करें तो उसकी क्वालिटी, चाहे वो आप एंजाइम्स की बात करें, चाहे मेटाबोलाइट्स की बात करें, चाहे माइक्रोब्स की बात करें, बहुत अच्छी है, टॉप की है। और उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो हमारी खेती में भी और हमारी कंपोस्टिंग में भी, जो नेचुरल तरीके से कंपोस्टिंग होती है खेत के अंदर, उसमें वो हेल्प करेंगे। चाहे उसमें बायोडिकम्पोजर्स हों, चाहे उसमें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स हों, या ACC डीएमिनेज प्रोड्यूसर्स हों, सारी क्वालिटीज वाले माइक्रोब्स वो आपको मिलेंगे। दूसरा, जब आप जीवामृत बनाते हो तो साथ के साथ हम गाय का गोबर तो डाल ही रहे हैं, उसका माइक्रोफ्लोरा आ रहा है, और इधर से हम मिट्टी डाल रहे हैं, मिट्टी का भी नेटिव माइक्रोफ्लोरा आ रहा है। दोनों में कंपैटिबिलिटी है, सिनर्जी है, दोनों अच्छे तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक कंप्लीट फॉर्मुलेशन हमारी बन जाती है। दैट्स वाई कि हम गाय है और गाय का गोबर ही इस्तेमाल करें। दूसरा, जैसे आपने बताया कि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है, ये बहुत बढ़िया मिशन है, पूरी दुनिया में भारत है इसको लीड कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे आचार्य देवव्रत जी इसको पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। इसमें आप ये देखेंगे कि अगर हमारी जनरेशन एग्रीकल्चर की तरफ आती है, और वो भी ऐसी एक प्रैक्टिस जो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, जो सस्टेनेबिलिटी है, नेचुरल फार्मिंग। अब नेचुरल फार्मिंग आने वाला टाइम है वो नेचुरल फार्मिंग का है। हमारी मिट्टी अच्छी मिलेगी, आने वाली जनरेशन को पानी अच्छा मिलेगा, एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा। जो बच्चा इस फील्ड में आता है, प्रॉपर टेक्निक लेता है, प्रॉपर ट्रेनिंग लेता है, डिग्री लेता है, अच्छे से इसको पढ़ता है, तो आने वाले टाइम में उसके लिए उसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि ये नेशनल मिशन है, सस्टेनेबल है, और आने वाला कल नेचुरल फार्मिंग का है। नेचुरल फार्मिंग के साथ जुड़ें, वो डिग्री करें, वो ट्रेनिंग करें, वो मास्टर ट्रेनर बने और इस फील्ड में आए, चाहे वो एंटरप्रेन्योर बने, चाहे वो साइंटिस्ट बने, चाहे वो बिजनेसमैन बने, चाहे वो सोसाइटी में जाएं, चाहे वो सोशल वर्कर बने। नेचुरल फार्मिंग में हमेशा अपने आप को वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। सर, एक आखिरी प्रश्न ये है, महामहिम राज्यपाल जो हमारे आचार्य श्री देवव्रत जी हैं, वो उनको मैंने आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में सुना था, जहाँ शायद आप भी होंगे। मैं भी था। उस सेमिनार में मैं था, मैंने काफ़ी सुना, और आपके बारे में बड़े अच्छे से उन्होंने कहा था कि एक बार आप बलजीत सारंग जी से मिलिए, क्योंकि आपने इस भूमि को, उस जो इसका स्वास्थ्य खराब हुआ और आज की स्थिति में बाकी जगह से इस मिट्टी का स्वास्थ्य कितना इम्प्रूव हुआ है, कितना मतलब आपने एज अ साइंटिस्ट यहाँ पर किस तरह से प्राकृतिक खेती के माध्यम से ज़मीन को बदलते देखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्राकृतिक कृषि फार्म की ये सारा श्रेय अपने आचार्य देवव्रत जी को जाता है। उनके माइंड में कॉन्सेप्ट आया कि वे हमें जहर वाली खेती छोड़नी है, हमें प्राकृतिक खेती की तरफ आना है। उन्होंने साइंटिस्टों को जोड़ा, डॉक्टर हरिओम को जोड़ा, हमें जोड़ा, और यहाँ पे प्राकृतिक खेती की शुरुआत हुई। जब प्राकृतिक खेती की शुरुआत हुई तो यहाँ का ऑर्गेनिक कार्बन 0.4 या 0.5 इस रेंज में था, जो कि एक पुअर रेंज है। और धीरे धीरे जैसे हम प्राकृतिक खेती की स्ट्रेटजीज फॉलो करते गए, प्रैक्टिसेस फॉलो करते गए, तो आज ऑर्गेनिक कार्बन 1.2, 1.3, 1.6 आपको ऐसे पैचेज मिल जाएंगे।
और सारा का सारा रिच कैटेगरी में आ गया है। तो एक ऑर्गेनिक कंटेंट एक इतना अच्छा इंडिकेटर है ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा है तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ऑर्गेनिक कार्बन का मतलब ये है कि भाई ये ऐसा कार्बन है जो जीव को चाहिए, और जहाँ पे जान है तो इसका मतलब ये कि सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वहाँ पे, किसी चीज़ की कमी नहीं है। 16-17 एलिमेंट है हमारे, सारे एलिमेंट हैं, तो वहाँ पे आप किसी भी तरह का पौधा लगा सकते हैं, कोई भी जीव है वहाँ पे पनप सकता है। अच्छा, दूसरा इसकी स्ट्रेटजी ऐसी हैं, जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं उनकी रिक्वायरमेंट कम है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, फाइटोपैथोजन है, उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो जब कंपटीशन होता है तो यूजफुल बैक्टीरिया ही जीतते हैं। तो आप ये देखेंगे कि इसमें हमने सबस्ट्रेट है इतना अप्रोप्रिएट दिया है, ऑर्गेनिक कंटेंट इतना अप्रोप्रिएट है, और फिर सारी स्ट्रेटजी, चाहे वो डाइवर्सिफिकेशन है, जीवामृत है, घन जीवामृत है, चाहे वो प्लांट प्रोटेक्शन एस्पेक्ट्स हैं, वो हम फॉलो कर रहे हैं। सर इसमें 3 बातें आने वाली पीढ़ी के लिए ज़रूरी हैं: जल, जमीन और जैव विविधता। वेरी तो गुड। आपने जमीन के बारे में बता दिया। अब बात आती है जल का संरक्षण करने की बात प्राकृतिक खेती में कही जाती है, और आने वाले वो जैव विविधता के लिए यह कितना आवश्यक है, तो इस पे मैं आपके विचार जानना। बहुत बढ़िया, क्योंकि जल ही जीवन है और जल को हमें बिल्कुल अप्रोप्रिएट तरीके से यूज करना है। जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो इन रूटीन आप जब खेती कर रहे हैं 50% वैसे जल बच जाता है। जैसे अपनी इरिगेशन फ्रीक्वेंसी है वो हम आप कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटजीज, जैसे इसमें वापसा क्रिएशन है, वापसा क्रिएशन हो जाती है तो नमी वैसे बनी रहती है। साथ ही हम मल्चिंग कर रहे हैं, जब मल्चिंग करते हैं तो जल को हम वैसे भी बचा रहे हैं। तो आप ओवरऑल देखेंगे कि अगर हम बिल्कुल कैलकुलेट करें तो हम 70% तक भी जा सकते हैं, जो हम पानी इसमें प्राकृतिक खेती के थ्रू बचा रहे हैं। अगर हम ऐसे एग्जॉस्टेड क्रॉप ले रहे हैं जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जैसे पैडी है, ऐसे भी कर रहे हैं, तो उसमें भी हम 20 से 30% पानी है वो हम बचा सकते हैं। दूसरी बात है डाइवर्सिफिकेशन की या बायोडाइवर्सिटी की। डाइवर्सिफिकेशन इसका मेन प्रिंसिपल है कि इसमें अलग अलग तरह के हम पौधे लगाएं। मोनोक्रॉपिंग इसमें बिल्कुल अलाउड नहीं है। प्राकृतिक खेती जब किसान कर रहा है तो साल भर उसकी आमदनी आती रहती है। अलग अलग लेवल के प्लांट्स, जैसे मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हैं तो उसमें सीरियल भी हैं, पल्सेस भी हैं, उसमें फ्रूट क्रॉप्स भी हैं, उसमें ऑर्चर्ड भी है। तो ये सिस्टम बनाया गया, इसमें बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स की हो गई, डाइवर्सिफिकेशन हो गई। और इसके अंदर अगर आप बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और ये छोटे जीव हैं जो नेचुरल एनिमीज हैं, वो हर तरह के आपको देखेंगे। कोई भी कम्युनिटी है वो डोमिनेट नहीं कर रही। एक वहाँ पे माइक्रो क्लाइमेट बन रहा है, एक बैलेंस्ड सिस्टम बन रहा है, एक इकोसिस्टम बन रहा है। तो उसके अंदर आप देखेंगे कि प्रकृति अपना काम कर रही है, और जब प्रकृति अपना काम करती है तो आप देखते हैं कि वहाँ कोई भी एक चीज़ डोमिनेट नहीं कर सकती, ना कोई इंसिडेंस आ रहा, क्योंकि एक जीव दूसरे को कंट्रोल कर रहा है। ऐसे रूट एक्जुडेट्स या ऐसे एलिलोपैथी है जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे को कंट्रोल कर रहा है। इसके साथ ही जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उस एरिया की है, चाहे वो ज़मीन है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, आप देखेंगे इतना बढ़िया सिनर्जी बनती है। यहाँ पर सर 2 महत्वपूर्ण सवाल ये आते हैं। एक तो बीज का इस्तेमाल प्राकृतिक खेती में, देसी बीज या अन्य बीजों का इस्तेमाल इसमें कैसे किया जा सकता है? क्या देसी बीज ही इसके लिए उपयुक्त है, या जो हाइब्रिड बीज जो साइंटिस्ट द्वारा बनाए गए हैं उनके भी एक्सपेरिमेंट इसमें किए जा सकते हैं? दूसरा सवाल यह है सर, लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में बहुत सारे लोग डिफरेंस नहीं जानते। वो समझते हैं कि गाय गोबर की जो खेती है, वो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी होता है गोबर का इस्तेमाल। तो ये सर ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखो, अगर हम सीड्स की बात करते हैं, जो हमारे पुराने टाइम के सीड हैं, जो ओरिजिनल सीड हैं, जो हाइब्रिड वैरायटी नहीं है, या जो अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स आ रहे हैं, तो जो सीड जितना ज़्यादा ओरिजिनल होगा उसका पोटेंशियल इतना ही ज़्यादा होगा। तो देसी बीज अगर आप यूज़ करते हैं, देसी ज़मीन है, देसी गाय है, देसी बीज हैं, तो आप एक मैक्सिमम पोटेंशियल पे जा सकते हैं। इसमें ऐसे फैक्टर जैसे बीमारी आना और किसी स्ट्रेस का इफेक्ट, ये ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो नेचुरल फार्मिंग में हम उसको प्रेफर करते हैं। अगर देसी जो बीज हैं वो अवेलेबल नहीं है, उस केस में अगर हम हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, सीड्स हैं, उनकी तरफ हम जा रहे हैं, तो उसमें भी हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लगाया था अभी पीछे। हमने 12 तरह के सीड यूज़ किए थे वीट के अंदर, और हायर देखा था आप उसमें
गेहूं के साथ कुछ चना, कुछ बिल्कुल, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे। वो इंटरक्रॉपिंग थी। हाँ, वो इंटरक्रॉपिंग। हमने वीट के साथ इंटरक्रॉपिंग की थी इधर, और उधर हमने सारी वैरायटी लगाई हुई थी। जैसे WH1270 है, हमारी बहुत अच्छा पोटेंशियल है उसका, तो वो भी हमने लगाई। वो भी इस जमीन में उसका भी पोटेंशियल उसने पूरा दिया। तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपके पास देसी बीज नहीं है तो आप खेती ना करें, आप खेती करें। आप जो अवेलेबल चीजें हैं उनको यूज कर रहे हैं और एक नेचुरल सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। देसी गाय है उसी को हम यूज कर रहे हैं, जो बीज हैं देसी मिल रहे हैं हम उसको यूज कर रहे हैं। देसी बीज हमें नहीं मिल रहे, जो वैरायटी चल रही है एक बार हम उनको यूज कर रहे हैं। जैसे अवेलेबिलिटी होती है तो अब देसी बीज पे किसान आ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे हमें देसी सीड मिल जाते हैं, अब वो उस सीड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमारी सरकार है ये कोशिश कर रही है, NGOs हैं ये कोशिश कर रहे हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ये कोशिश कर रही है। तो वो बीज भी अवेलेबल होंगे जो किसान करना चाहता है, क्योंकि जो देसी बीज है उसकी क्वालिटी और उस बीज की जो जर्मिनेशन परसेंटेज है या उसका पोटेंशियल है उसका मुकाबला ही नहीं है। हाँ ये ठीक है, हायर यील्डिंग की तरफ हम जा रहे हैं। मान लिया एक टाइम था जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई, हमारे पास अनाज की कमी थी, हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं थी। हमारे वैज्ञानिकों का ध्यान यही था कि हमें यील्ड मैक्सिमम लेना है। अब जैसे जर्मन ने कहा कि हमें दूध की नदियां नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी मिल्क चाहिए। तो अब हम क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं। हमारा जो भंडार है अनाज का, हम उस लेवल पे आ गए और नेचुरल फार्मिंग सही तरीके से करते हैं तो रिडक्शन नहीं है। ये अपने एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी फील्ड से फार्म में आई है। जो किसान कर रहे हैं वो हमें कह रहे हैं और साइंटिस्ट हैं वो उस पर अभी काम कर रहे हैं। तो ये वेल प्रूवन टेक्नोलॉजी है जो खेत में है, मतलब जिससे उत्पादन की कमी नहीं होती अगर सही तरीके से नेचुरल फार्मिंग कर रहा है। और नेचुरल फार्मिंग के अगर सारे प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा, क्रॉप रोटेशन नहीं कर रहा, मिक्स क्रॉपिंग नहीं कर रहा, इंटरक्रॉपिंग नहीं कर रहा, जीवामृत घन जीवामृत की डोज कम ज्यादा डाल रहा है, सही तरीके से नहीं कर रहा, तो वहां पे तो एक फॉल्ट है, नहीं कि वो एक रिडक्शन इस टेक्नोलॉजी की वजह से। तो इस टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से करते हैं तो पोटेंशियल है वो भी पूरा आता है। तो सर ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में बेसिकली डिफरेंस क्या है? अगर आप बेसिकली देखा जाए तो सबसे पहले ये ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये नेचुरल फार्मिंग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो इनपुट है बाहर से परचेज करके ले आते हैं। नेचुरल फार्मिंग है इसमें कोई भी इनपुट है बाहर से परचेज नहीं करते। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम ये जैसे वर्मी कंपोस्ट है यूज कर लेते हैं। नेचुरल फार्मिंग में हम वर्मी कंपोस्ट यूज नहीं कर रहे क्योंकि वहां पे नेचुरल प्रोसेस में कंपोस्टिंग उसका नेटिव माइक्रोफ्लोरा है वो ही कर रहा है। इधर हम बीज ट्रीटमेंट के लिए बीजामृत यूज कर रहे हैं, उधर ट्रीटमेंट के लिए बायो फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वो बायो फर्टिलाइजर तो पता नहीं वहाँ का नेटिव है नहीं है, कितना सर्वाइव करेगा, लेकिन यहाँ पे बीजामृत की ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। इसके बाद हम जीवामृत डाल रहे हैं, वो भी एक इनोकुलम है। नेचुरल फार्मिंग में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। इधर हम घन जीवामृत डाल रहे हैं, उधर वो वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, या फिर FYM कहते हैं। FYM की इतनी ट्रॉली डाल दो कि बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट हो जाए और बाय चांस वहाँ पे कोई इंसिडेंस आया, कोई डिजीज आई, वो डिजीज मल्टीप्लाई करने लगी तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें हम जो बल्कि मैन्योर्स हैं वो नहीं डाल रहे, इसमें लिमिटेड सबस्ट्रेट है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो यूजफुल बैक्टीरिया है, एक हार्मफुल बैक्टीरिया। यूजफुल बैक्टीरिया उसकी रिक्वायरमेंट कम है, वो मल्टीप्लाई कर रहा है, उसको सबस्ट्रेट मिल रहा है। हार्मफुल बैक्टीरिया है उसके लिए इतना ज्यादा वहाँ पे सबस्ट्रेट नहीं है। दोनों में जब कंपटीशन होता है तो यूजफुल बैक्टीरिया है, यूजफुल माइक्रोब्स है, वो वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। तो बेसिकली इनपुट में डिफरेंस आया। उसके बाद बल्कि मैन्योर्स ऑर्गेनिक में है, इधर नहीं है। इसके बाद प्लांट प्रोटेक्शन एस्पेक्ट है, वो मार्केट से लोग जैसा दे रहे हैं किसान भाई बेचारा ले आता है। इधर किसान अपना खुद बना रहा है, जो नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, 10 प्रनियर का है, ये जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो प्लांट्स हैं अपने खेत में, उनसे बना रहा है किसान। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो इनपुट कॉस्ट है किसान की वो कम हो जाती है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो कम नहीं हुई। वही वो सब जहर लेके आ रहा था 2000 रुपए का 1 एकड़ के लिए, वही है वो नीमास्त्र ने वो नीम का कोई प्रोडक्ट लेके आ रहा है या कोई और ऐसी चीज लेके आ रहा है। तो बेसिक डिफरेंस है, वो किसान को समझने की जरूरत है। चाहे वो बीज ट्रीटमेंट की बात है, चाहे जीवामृत घन जीवामृत की बात है, या प्लांट प्रोटेक्शन। लागत में भी फर्क है। लागत में फर्क है, लागत में बहुत ज्यादा फर्क है सर। लागत में ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑलमोस्ट एट पार जाने लगी केमिकल फार्मिंग के। दूसरा, अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप कर रहे हो तो अगर डिजीज आनी शुरू होगी तो डिजीज कंट्रोल नहीं हो रही। अगर वहां पे वीड्स आनी स्टार्ट होगी तो वीड्स कंट्रोल नहीं हो रही। इधर डिजीज भी नहीं आ रही, वीड्स भी नहीं आ रही, तो वो भी खर्चा कम है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये होता है कि FIM या कोई भी कहीं से आप खाद डाल दो, फार्म यार्ड में, और उसमें यह है कि देसी गाय का हो और उसका आप जीवामृत बनाएं, घन जीवामृत बनाएं, उसी को आप यूज करें। सर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, खरपतवार नियंत्रण इसमें प्राकृतिक खेती में कैसे करते हैं? क्योंकि बाहर का कीटनाशक तो इसमें डाल नहीं सकते जी। तो खरपतवार किसान के लिए, दरअसल खरपतवार के नाम पे किसान डर भी जाता है जी।
और मैं कल श्री रामनिवास सर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं है, कई बार वो मल्चिंग के भी काम आता है। तो खरपतवार पे आपका क्या अध्ययन है फार्म के अंदर? यह बात आपने बिल्कुल सही कही। जो प्राकृतिक खेती है इसमें हमारी इंटीग्रेटेड अप्रोच रहती है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम क्रॉप रोटेशन करते हैं। एक जैसे फसल हमने लगाई, अगली बार ये नहीं लगाएंगे, दूसरी लगाएंगे। इसका खरपतवार उस फसल से खरपतवार इसका डिफरेंट है। एक जो जितना भी अपना वीड्स आती है उसको हम सीड की स्टेज तक जाने नहीं देते, मेजोरिटी तक नहीं जाने देते, उसे पहले ही कट कर देते हैं ताकि उसका बीज ना बने। एक स्ट्रेटजी ये भी है। तीसरी ये है, जब प्राकृतिक खेती आप कर रहे हो, कंडीशन जैसे क्रिएट हो गई तो हमें माइक्रोफ्लोरा ऐसा आ जाता है, एक्टिनोमाइसिस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, ऐसे कंपाउंड छोड़ते हैं जो बहुत सारी वीड है उसको जर्मिनेट ही नहीं होने देता, सीड इनिबिशन कर देता है। और ऐसी हमारी फसलें भी हैं जिनके रूट एक्जुडेट हैं, जिनके अंदर एलिलोपैथिक करैक्टर है, वो भी उसको सप्रेस करते हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे कि खरपतवार आएगा नहीं। अगर आ रहा है तो उसको आपको मैनेज करना है कि उसको जड़ों से नहीं निकालना, ऊपर से काट देना है। उससे क्या होगा, वो लाई मल्च भी हो गई और उसके रूट्स जो हैं ऑर्गेनिक कंटेंट को बढ़ा ही रहे हैं। तो जो किसान सही खेतीबाड़ी कर रहा है, सही प्राकृतिक खेती कर रहा है और दिल से कर रहा है, तो वो इन चीजों को मैनेज करता है। खरपतवार तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है तब भी आ रहा है, केमिकल फार्मिंग कर रहा है तब भी आ रहा है, उसको मैनेज तो करना ही है। केमिकल फार्मिंग में तो इतनी मोनोपोली हो जाती है कि एक ही तरह का आता है और उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी ऐसा होता है कि एक बार आने लग गया उसको आप कंट्रोल कर नहीं सकते, सबस्ट्रेट इतना पड़ा है। यहाँ तो लिमिटेड सबस्ट्रेट है और फिर वो बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग प्रॉपर है, माइक्रोफ्लोरा है वो प्रॉपर है, और फसलें हैं वो अलग तरह की लगा रहे हैं, मिक्स क्रॉपिंग हम कर ही रहे हैं, इंटर क्रॉपिंग हमारी चल ही रही है। तो किसान है वो अपना खेत में काम करता रहता है और साल भर उसकी आमदनी है वो आती रहती है। तो जो करना चाहता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्काई इज द लिमिट। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं कि प्राकृतिक खेती पर वैज्ञानिकों का भी रिसर्च यही है कि हमारी स्वास्थ्य, हमारे जल, जमीन और जैव विविधता के लिए और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के समाधान के लिए जो सर ने, श्री बलजीत सारण सर ने जो समाधान बताए हैं, यह बहुत ही उपयोगी हैं। और मेरा मानना है कि सभी युवा इन पर काफ़ी स्टडी करें। और मेरा सर आपसे निवेदन है कि इस पर जीवाणुओं पे, प्राकृतिक कृषि पे कोई अगर पुस्तक या कुछ इस तरह का एक अलग से कंटेंट बने, क्योंकि आपका सारा जो खेती है वो जीवामृत से ही शुरू होता है जी। तो इस विषय पर भी काफ़ी अध्ययन चलता रहेगा। जय जवान जय किसान। नमस्कार।